बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और आरफ हमीद भट्टी साहब का सलाम कबूल कीजिए। भट्टी साहब, आज भी बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, इनसाइड स्टोरीज़ हैं और 3-4 मौज़ूआत हमारे आज होंगे। एक तो वही नवाज़ शरीफ साहब की आज दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी, उसके बाद जरदारी साहब फ़रियाल तालपुर ने अपनी हिफाजी ज़मानत करवाई है, लेकिन साथ ही साथ रिकॉर्ड जलना शुरू हो गया कराची में। और उसके बाद ख़ास तौर पे पाक भारत कशीदगी और अमेरिका जो है, अमेरिका सरकार वो बिल्ला कहना चाहिए, बिल्ली तो नहीं, बिल्ला थैले से बाहर आ गया और किस तरीके से वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को दबाव में लाना चाह रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में अमेरिका सरकार बराबर की शरीक है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भट्टी साहब, आपका जो फेवरेट मौजू है वो है नवाज़ शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत। आज भट्टी साहब उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर चुकी है। आज जो चीज़ें हुई उसमें मैं आपको कोई थोड़ी सी बातें बता देता हूँ, आपके पास भी हैं लेकिन नाजरीन के लिए, कि एक तो नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई गई और नवाज़ शरीफ के लिए 5 मुख्तलिफ बोर्ड बनाए गए। ये तस्लीम किया ख्वाजा हारिस साहब ने कि गवर्नमेंट की तरफ से 5 मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए। तमाम रिपोर्ट्स में डॉक्टर ने नवाज़ शरीफ की तबीयत ख़राब बताई। हमें ये तमाम रिपोर्ट्स पढ़ना होंगी। चीफ़ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा साहब, डॉक्टर डेविड नवाज़ शरीफ का इलाज कर रहे थे, ख्वाजा हारिस, क्या आपने बाईपास की रिपोर्ट भी मुंसलिक की? जस्टिस याहिया अफरीदी, 15 जनवरी से पहले नवाज़ शरीफ की सेहत कैसी थी? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। अदालत दर्द से पहले और बाद की रिपोर्ट्स का मुवाजना करेगी। 25 जनवरी को डॉक्टर लॉरेंस ने मेडिकल हिस्ट्री फराहम की। लंदन से डॉक्टर लॉरेंस ने मेडिकल हिस्ट्री किसके कहने पर भिजवाई? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज की दरख्वास्त पर लंदन से रिपोर्ट आई। ख्वाजा हारिस, मेडिकल रिपोर्ट को लंदन के इलाज की तफसीली रिपोर्ट क्यों नहीं दी? अदालत, क्या मेडिकल बोर्ड को दस्तावेज़ात दी गई थी? जस्टिस याहिया अफरीदी। दूसरी रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ हाइपर टेंशन के मरीज़ रहे। वकील ख्वाजा हारिस, दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफ़ी था। दवाई खाने के बाद नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। ख्वाजा हारिस, नवाज शरीफ की रिपोर्ट इसलिए देख रहे हैं कि क्या ये चारों बीमारियां पुरानी हैं? तीसरे मेडिकल रिपोर्ट, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स इसलिए देख रहे हैं कि क्या ये चारों बीमारियां पुरानी हैं? बोर्ड ने किसी शरियान के बंद होने का जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तीसरे बोर्ड ने सीनियर डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने की सिफारिश की। वकील ख्वाजा हारिस, मरीज़ अहम हो तो डॉक्टर्स एक जगह 10-10 टेस्ट कराते हैं, शायद इसलिए डॉक्टर ने बड़ा बोर्ड बनाने का कह दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने बीमारियों के साथ बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी। चीफ जस्टिस। भट्टी साहब, ये चीज़ मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। फाजल चीफ जस्टिस ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने आज ये कहा कि इन्हीं बीमारियों के साथ नवाज शरीफ ने मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजारी। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम चलाई, जलसे और रैलियों के साथ ट्रायल का भी सामना किया। देखना है मर्ज पहले जैसा है या बिगड़ गया। ये बीमारियां तो नवाज शरीफ के साथ पहले से ही चली आ रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। भट्टी साहब, क्या कहेंगे कि इन्हीं बीमारियों के साथ वो कैंपेन भी चलाते रहे, वो जीटी रोड पे भी निकले, उस वक्त तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई और ना ही कोई मर्ज बढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज पहले जैसा ही है। जेल में जाके खुदा ना खास्ता किसी एक नई बीमारी का अजाफा नहीं हुआ। हाँ, मरीज के हालात जिंदगी बदल गए हैं। वो हाकिम वक्त 20 करोड़ अवाम की तकदीर का फैसला करने वाले मुख्तलिफ अदारों से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, अदालतों में मुकदमा चलने के बाद मुल्ज़िम से मुजरम बन चुके हैं। आपने जो उनकी सबसे बीमारियां लिखाई, कितने 5 बोर्ड बने, इंटर बोर्ड में वो पास नहीं हुए। एक सबसे अहम बात बताई उन्होंने, फरमाया मोहतरम फाजल जायद साहब ने बाईपास की रिपोर्ट दी। सिर्फ ये पूरा फिक्रा इस
पूरी कहानी की जान है। वो दरअसल पाकिस्तान के तमाम अदालतों को बाईपास करके लंदन जाना चाहते हैं। ये बीमारी है उनकी। आपको प्रॉब्लम क्या है? हम हर तीसरे दिन बेचारों की बीमारियों को पकड़ लेते हैं। कोई नई बीमारी आई है उनकी? जब जेल में गए उसके बाद जब वो लंदन इलाज करा के आए थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने 5 लोगों को पकड़ के दरिया में भी फेंकना था, खलाई मखलूक से भी लड़े, दुनियावी मखलूक से भी लड़े। किस किस से उन्होंने लड़ाई नहीं की उन बीमारियों के बाद। अब मैंने कहा सिर्फ इसमें एक है जो बाईपास की रिपोर्ट नहीं भेजी, डॉक्टर साहब को भेज रहे थे। बाईपास ये होता है कि आप लाहौर से मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ तो रश में फंसने की बजाय बारों बार, समझो बारों बार की होता है, ये बिल्कुल बारों बार निकल जाऊँ, रश में ना फंसूँ। तो वो मुल्क के अदालतों को और मुल्क के अदारों को सामना नहीं करना चाहते। इन सब को बाईपास करके चार्टर्ड प्लेन पे लंदन जाना चाहते हैं। इसहाक डार साहब भी बीमारी का बहाना बना कर गए। हो सकता है वो बीमार भी हो, अल्लाह तमाम दुनिया के बीमारों को शफा दे। इसहाक डार साहब उस वक्त जब से गए हुए कितनी दफ़ा अस्पताल में रहे हैं, कितने दिन अस्पताल में रहे हैं। भट्टी साहब गुमराह करते हैं। भट्टी साहब एक बात आपने बहुत महंगा वकील करने का ये मतलब है कि महंगी बीमारी लगा लो, महंगी बीमारी लगा लो। मुझे बता देना सावर साहब, आप रहनुमाई फरमाएं। जिस सब जब से अस्पताल जेल में गए हैं तो उनको नई बीमारी कौन सी लगी है? मैं आपको वही बता, इक़्तिदार की बीमारी हट गई है। बीमारी इक़्तिदार की बीमारी हट पर इक़्तिदार की लत जो है वो हट गई है। भट्टी साहब, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि हम देखना चाहते हैं कि बीमारियां क्या क्या थीं, तो उस वक्त जब ये इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे थे, जीटी रोड पे भी निकले हुए थे, जो आपने कहा खलाई मखलूक और तलाल चौधरी साहब को आगे किया हुआ था, इन्होंने उठा के फेंक दो इन सब को, इन 5 लोगों को। तो नवाज शरीफ को 7 स्टंट डल चुके, 2 मरतबा नवाज शरीफ की ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई। ख्वाजा हारिस रिपोर्ट में कहा गया नवाज शरीफ का जेल में इलाज मुमकिन नहीं। हर रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जेल से बाहर मुंतकिल करने का कहा गया। वो तो कई दफ़ा भेजा गया लेकिन वो खुद बाहर वापस चले जाते थे जेल में। दौरान कैद इतनी बार नवाज शरीफ अस्पताल गए, क्या सिर्फ टेस्ट हुए? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नवाज शरीफ को दिल के इलाज की ज़रूरत नहीं थी, छाती का दर्द अद्वियात से ठीक होता रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे भट्टी साहब, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे थे कि नवाज शरीफ को दिल के इलाज की ज़रूरत नहीं थी, छाती का दर्द अद्वियात से ठीक होता रहा। नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत मुयस्सर है तो ज़मानत की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? ये असल बात भट्टी साहब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, उन्होंने पूछा, इस्तफसार किया, नवाज शरीफ को इलाज की सहूलत मुयस्सर है तो ज़मानत की क्या ज़रूरत पेश आ रही है? नवाज शरीफ 3-4 डॉक्टर से राय लेना चाहते हैं या अपने पुराने मुआलिज से इलाज कराना चाहते हैं, इसलिए ज़मानत ज़रूरी है। ज़मानत दे भी दें तो नाम ECL में रहे, इस ECL पर है, ऐसे में ज़मानत का क्या फ़ायदा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बट साहब गौर से सुनते रहे, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, 2-3 रह गए। हुकूमत ने कहा नवाज शरीफ जहाँ से इलाज कराना चाहते हैं करा लें, इसलिए ECL का मामला देखना हुकूमत का काम है। क्या कोई मिसाल मौजूद है कि जिसमें सज़ा याफ्ता या दौरान ट्रायल मुल्ज़म मुल्क से बाहर गया हो और फिर वो वापस भी आया हो? क्योंकि उस वक्त भट्टी साहब एक बात यहाँ पे ऐड कर दूँ, जो बाहर जाते हैं वो वापस नहीं आते। चीफ जस्टिस नाज़म हुसैन सिद्दीकी भट्टी साहब, सॉरी चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। साबर साहब गुजारिश है, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिर मैं बगावत लिखने पे मुझे मजबूर करते हैं। मैं कह रहा हूँ मियाँ साहब को फौरी खुदा ना हास्ता ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको फौरी तौर पर एमरजेंसी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया करे। और इस मुल्क में जो ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है 99% PIC कार्डियोलॉजी के अस्पतालों में लोगों को नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा। साबर साहब खुदारा समझ जाए, आप सुबह चले जाए ना। अच्छा, अभी आपने फरमाया, इससे पहले चीफ जस्टिस थे साकम निसार साहब मोहतरम, आपको पता है उनको स्टंट डला, अगले दिन आके वो बेंच में बैठ गए।
सर, उसके बाद कुछ अरसे बाद वो अपनी जस्टिस- मिसेज के पास जस्टिस अजमत- सबक चीफ सर, जस्टिस डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा तुमने मेरी हिस्ट्री चेंज कर दी है। जस्टिस अब अजमत तो सईद शेख माशाल्लाह साहब की बिल्कुल मिसाल ठीक है। हमारे सामने है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, वो अजमत सईद शेख साहब भी थे। हाँ जी। तो इन्हें दिल की बीमारी नहीं है, दिल को लगी है। दिल को क्या लगी है? हुकूमत इनसे छिन गई है। एक दिल लगी और दिल को लगी, दोनों में फर्क है, याद रख लें। आपने ज़ेबा मोहम्मद अली की फिल्में नहीं देखी, हालांकि मैं बचपन में आपकी उंगली पकड़ के फिल्में देखने जाता था। बिल्कुल, आप बचपन में उंगली पकड़ के फिल्में देखते रहे हैं, इसीलिए आप उस वक्त से गंदी गंदी बातें करते हैं। क्या कोई मिसाल मौजूद है कि जिसमें सज़ा याफ्ता या दौरान ट्रायल मुल्ज़म मुल्क से बाहर गया हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? बल्कि इस मौके पे भट्टी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ पे तो लोग जिनको सज़ा भी नहीं हुई होती, अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ होता, तो वो जाते हैं तो वो वापस नहीं आते। इनको तो सज़ा हो चुकी है, ये तो सज़ा याफ्ता कैदी हैं। ये बात भी वहाँ पे हुई। और फिर एक और बात साबर जी, साहब, एक नहायत अदब एहतराम से मैंने गुजारिश की ना, आसिफ सईद खोसा साहब या मोहतरम जज साहबान कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट के, बहुत एक तवील सफ़र के बाद अल्लाह ताला उनको उन मुकाम पे ले जाता है। उन्हें पाकिस्तान का कल्चर नहीं पता, उन्हें हस्पतालों का नहीं पता, हम सबसे ज़्यादा पता है। हुसैन हकानी आ गया वापस, इसाक डार वापस आ गए, सलमान नवाज शहबाज साहब गए, वो वापस आ गए। हसन नवाज, हुसैन नवाज, ये सारे मफरूर हैं। सबको नवाज नहीं जाना है तो आप नवाजते जाए, फिर आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, जाने दो जाने। वही बात है ना, लंदन फरारी कैंप है, वो सब जाते हैं, उस फरारी कैंप में रहते हैं। बट साहब, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, कोर्ट रूम में हुई। एक तो वहाँ पे तवज्जो के मरकज़ बने हुए थे हमजा शहबाज साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब, डॉक्टर तारिक फ़ज़ल और जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा थे जो कोर्ट रूम में गए हुए थे, वो सब के सब हाज़िरी दे रहे थे हमजा शहबाज साहब को के सामने पेश होकर। तो अगर ये बात मरियम बीबी को पता चल गई और फिर क्या होगा, ये बताएं। मैं साबर साहब अर्ज करने लगा हूँ, हुसैन नवाज मोहतरम और हसन नवाज अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में कमी करे, वो समझते हैं उनके वालद को इस मुकाम तक ले जाने वाली मोहतरमा मरियम नवाज है, जिसकी वजह से उन्होंने वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी फैमिली में भी है। और मैं बताता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि मरियम नवाज, मैं कहता हूँ फ्यूचर अगर शरीफ फैमिली में किसी का है तो वो हमजा शहबाज है, मरियम नवाज साहिबा का नहीं। उन्होंने अपने वालद को इस दहाने पे ला दिया और आज कह रही हैं आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दी परमिशन। मेरी बहन, मेरी काबिल एहतराम बहन मरियम साहिबा, आपके वालद साहब इस मुल्क में 25 साल हुक्मरान करते रहे। आपने कभी जेलों का दौरा किया? उस दौरान आपके वालद ने, आपके चचा ने कैदियों को, हवालातियों को किस हाल में रखा जाता है? बक्कड़ मंडी में जानवर बेहतर जिंदगी गुजारते हैं जो जेलों में रखा जाता है। आपने तो अभी तक जेल देखी नहीं। आप जाती हैं, बम प्रूफ गाड़ी में जाती हैं, प्रोटोकॉल होता है, सुप्रिटेंडेंट सबसे टैके वाली मुलाकात सुप्रिटेंडेंट के कमरे में होती है, आपकी मुलाकात वहाँ होती है। आप चाहते हैं तो आपको तन्हाई का भी टाइम मिल जाता है। मियाँ साहब अगर बीमार थे, जो उन्हें बीमारी जेल जाने से पहले थी, उसके बाद जब वो लाहौर से, पिंडी से लाहौर आए, तो उस वक्त आपको एहसास नहीं था कि आपके वालिद मोहतरम बीमार है, उनकी सेहत इस काबिल नहीं है? जब 5-5 जजों को बाहर फेंकते थे, ना नजर आने वाली कुव्वतों को छोड़ेंगे नहीं, उस वक्त आपको एहसास नहीं था कि वालिद साहब की बीमार है, इन्हें तकरीर ना करने दें, ये जज्बाती होकर कहीं कुछ और ना हो जाए। तो साबर साहब सिर्फ बाईपास करना चाहते हैं आपके अदारों को, आपकी अदालतों को, ताहम फैसला अदालतों ने करना है, हमने आपने सिर्फ खबर और उससे रिलेटेड डिस्कशन करनी होती है। आपने बहुत अच्छी बात की है। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में कि आप सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के सिस्टम को बाईपास करते हुए कहीं और पहुंच जाएं। इसके लिए अब हालात काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। पहले थे ये बाईपास बने हुए थे, आप वाया दिल्ली, वाया लंदन, वाया वाशिंगटन आप कहीं भी कर सकते थे। लेकिन अभी मसला यही है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो मजबूत होता जा रहा है, इदारे मजबूत होते जा रहे हैं और रियासत पाकिस्तान मजबूत होती जा रही है। इसीलिए आज जाते जाते बड़ी मासूमियत से ना ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप इस तरह करें सर कि ज़मानत दे दें और जब
आप इलाज हो, आप ज़मानत वापस ले लेना। तो उन्होंने फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा, नोटिस इशू किया एक तो नैब को 26 मार्च के लिए, और साथ ही ये भी कहा कि मज़ीद कोई एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी और फ़ैसला भी हम उसी दिन करेंगे। ये उनके रिमार्क्स थे। तो देखना ये है कि क्योंकि मेरे ख़्याल में उस दिन जो आर्गूमेंट्स हैं वो नैब के वकील ने देने हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आएंगे। तो जो इंतज़ामात किए जा चुके हैं उसमें तो कोई शक नहीं है। अब देखना है आगे क्या होता है। अगली स्टोरी है भट्टी साहब, आपने बात की, जरदारी साहब को पहले डिस्कस करें या अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मैदान अमल में आए हैं? चलें जरदारी साहब की तरफ चलते हैं, वो कहते हैं कि लिंक्ड है। जरदारी साहब, भट्टी साहब, उन्होंने भी आज बेल ले ली है, प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत कराची से करवाई, और अब वो पेश होंगे कल, क्योंकि उनकी जो अबूरी ज़मानतें थीं वो ख़ारिज हो चुकी थीं और किसी वक्त भी उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था। कल नैब ने उनको समन किया है, उनको भी और बिलावल भुट्टो को भी, और हुक्म इम्तनाई उनका मुस्तरद हो गया है कि मुकदमात जो हैं वो शिफ्ट करने के मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर मांगा था, वो मुस्तरद हो गया, हिफाजती ज़मानत मिल गई। अब कल वो पेश होंगे, जल्द से जुलूस की सूरत में क्या करते हैं देखना है। भट्टी साहब, रिकॉर्ड जलना शुरू हो गया कराची में। देखिए साबर साहब, रिकॉर्ड लाहौर में भी 3 जगह जला। इमारतों को आग नहीं लगती, रिकॉर्ड लगती है डॉक्यूमेंट्स को, कागजात को, जिनकी बिना पर इनको सजाएं दी जाती है। रिकॉर्ड जला नहीं, रिकॉर्ड जलाया जाता है, रिकॉर्ड जलाया जाता है। वो रिकॉर्ड क्या था? पहले जी जेआईडी के कुछ कागज़ मिसप्लेस हो गए, फिर ये कहते हैं कि जी आप कराची से इस्लामाबाद केस क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं? भाई आज तो बेजान कागज़ जलाए, कल को इंसान जला दोगे। इन्वेस्टिगेशन अफसर भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, इंसान भट्टी साहब जलते रहे हैं, फैमिली का हिस्सा हैं, अशरफुल मखलूक हैं। तो अब जरदारी साहब, बिलावल साहब की टून आपको बता रही है कि उनके बारे में जो हकायक जरदारी साहब के बारे में पहुंच चुके हैं नैब के पास, मैं नहीं समझता 2-3 पेशियों के बाद उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए जितने एविडेंस आ चुके हैं। और आखिरी आपको एक खबर दे दूं, जरदारी साहब ने 2 दिन पहले लंदन और दुबई अपने जिन दोस्तों के नाम, उनके अपने अरबों खरबों रुपए के प्रॉपर्टी थी, उन्होंने कहा भाई मेरे पैसे वापस करो, मेरे बच्चों के नाम लगाओ। भट्टी साहब, इस वक्त बिलावल जरदारी साहब मोहतरम 30 साल के हो गए हैं, उनकी उससे छोटी साहबजादी 29 साल की हो गई है। लिहाजा अब परेशानी जरदारी साहब को जेल में जाने से ज़्यादा वो जो अरबों खरबों रुपए मुख्तलिफ नामों पे है, उसकी भी एक परेशानी में इजाफा हो गया उनका। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है। भट्टी साहब, एक और चीज़ भी क्या कहना चाहिए, लतीफ़ा मैं बाद में सुनाता हूँ। आज एक मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ साहब की उम्र 65 साल, दूसरी में 69 साल लिखी हुई थी। और एक टर्किश जर्नलिस्ट ने कोर्ट रूम में, जब टर्किश न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया हमजा शहबाज से कि कोई वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं प्ली बार गेन का, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और कुछ और भी बात की, तो उसके जवाब में हमजा शहबाज ने कहा कि 77 ईयर्स ओल्ड एक लीडर को जेल में रखा हुआ है। उन्होंने उम्र नवाज शरीफ साहब की 77 ईयर्स बता दी, तो ये उम्र अभी तक कंफर्म नहीं हुई। देखें, गुजारिश ये है कि हमजा साहब से बहुत अरसा पहले दुनिया में मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, हो सकता है उन्हें समझने में गलती हो। मुझे कोई आप कानून का आर्टिकल बता सकते हैं जिसकी एज 67 हो या 77 हो और वो मुल्क का अरबों खरबों रुपया लूटे और मुख्तलिफ अदारों में गलत बयानी करे, जलसे जुलूसों में झूठ बोले, असम्बली में झूठ बोले, कौम से खिताब के दौरान झूठ बोले, ट्वीट पे झूठ बोले, ज़ुबान से झूठ बोले, हाथ से झूठ लिखे और उसको कानून में सज़ा ना हो? मेरी वो रहनुमाई करे। मैं लोगों की ज़ुबान में आपसे बात करूँ, मुझे बता दें हमजा साहब ने उम्र 70 बताई या 177 बताई? कत्ल तो कत्ल है, फराड तो फराड है, धोखा तो धोखा है, लतीफ़ा सुन लें, लतीफ़ा सुन लें। आज सिंध हाई कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जरदारी साहब का और फ़याल तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो, फारूक एच नाइक कहते हैं ये केस करप्शन का नहीं है,
जिसे नैब कोर्ट को मुंतकिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप क्या कहेंगे? अदालत का फारूक एच नाइक से इस्तफसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, मज़ीद क्या बचता है? अदालत का फारूक एच नाइक से मुकालमा, अदालत ने फारूक एच नाइक की जानिब से बैंकिंग कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तनाई और मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने नैब इंक्वायरी में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की 10 रोज़ की हिफाजती ज़मानत 10 लाख रुपए इफ्ज़ मंजूर कर ली। अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब और डीजी नैब कराची को नोटिस जारी कर दिए। अदालत की आसिफ जरदारी को नैब में पेश होने की हिदायत। अदालत ने 26 मार्च तक केस मुलतवी कर दिया। दोनों के केस 26 मार्च तक मुलतवी हुए। भट्टी साहब, ये केस करप्शन का नहीं है, फारूक एच नाइक कहते हैं। मुख्तसर जवाब, फिर ब्रेक पे जाते हैं। देखें, ये केस करप्शन का नहीं है। न्याज तकसीम कर रहे थे, तलावत कर रहे थे, जाली नाम पर अरबों रुपए नहीं बनाए तो ये करप्शन नहीं है। किक बैक लिया, इसको करप्शन नहीं कहते। हो सकता है इनके नहीं कहते होते। गैर भर्ती करना, गैर कानूनी भर्ती करना, ये करप्शन नहीं है। अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग यान अली के ज़रिए अमेरिका या बैरून ममालिक भेजना, अगर ये करप्शन नहीं है तो करप्शन होती क्या है? ज़रा उसकी भी तशरीह कर दें। आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो इसीलिए नैब कवानीन में और नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली चाहते हैं, ताकि कोई करप्शन की ऐसी तारीफ़ की जाए जिसके ज़मरे में इनका कोई भी एम्बेजलमेंट, कोई भी लूट मार किसी किस्म की वो ना आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू रखें। वेलकम बैक नाज़रीन। भट्टी साहब, पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो बालाकोट में कार्रवाई की गई, इंडिया ने जो एक जारहियत की थी और पाकिस्तान की हदूद में आके 2-4 बम गिराए थे, उसमें अमेरिका मुलव्वस है या अमेरिका की आशीर्वाद है। वह पाकिस्तान ने स्टेट लेवल पे, सरकारी सतह पे कभी ये बात नहीं की। लेकिन क्या करें कि हमें ये बात कहनी पड़ती है। अब तो चीज़ खुलकर सामने आ गई। उस वक्त भी भट्टी साहब हमने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि जब बालाकोट हुआ तो उस बालाकोट करने के बाद अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। We've taken actions against Pakistan that no other administration has taken. इंडियन दफ्तर ख़ारजा की बात हो रही है। Terrorism action against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force. ये कह रहे हैं जी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई जो हमने की है। अब अमेरिकी महकमा ख़ारजा पोम्पियो क्या कहते हैं? वो कहते थे कि जी भारत की जानिब से 26 फरवरी को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद मैंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से रब्ता करके सलामती अमूर में अपने करीबी ताउन और क़याम अमन और इलाक़ाई सलामती के मुश्तरका नस्ब-उल-ऐन पर जोर दिया। मैंने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा कुरैशी से बात की और फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करके मौजूदा कशीदगी कम करने को तरजीह देने पर जोर दिया। यानी दोनों कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की इंडियन कह रहे हैं कि जो बालाकोट पे अटैक किया था वो कोई जारहियत नहीं थी, वो तो एक इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई थी जो हमने की। अमरीकी महकमा ख़ारजा और उनकी पोम्पियो वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया ने जो किया था वो इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई थी। मैंने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि अब आपने फ़ौजी कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि पाकिस्तान को दबाव डाला था कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से भट्टी साहब रिस्पॉन्ड किया था। जो किया था वो सबके सामने है। अब आ जाएं इधर कि अब क्या कहा जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तान ने अभी तक अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं खोली एयर स्पेस इंडिया के लिए ख़ास तौर पे और कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी इत्तलात हैं कि इंडिया कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर कर सकता है जब तक कि इंतखाबात पूरे नहीं होते। और उस बात की तस्दीक भट्टी साहब आज अजीत डोवल ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट पुलवामा को कभी नहीं भूलेंगे और मज़ीद एक्शन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जाएगा। ये आज अजीत डोवल ने भट्टी साहब ये धमकी दी है। टाइम और लोकेशन वो कहते हैं कि हमारा होगा। जी
साबर साहब गुजारिश है, पंजाबी की एक मिसाल है, गंजी ने धोना की ते निचोड़ना की। इन्होंने जो अपना जोर लगाना था, हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि भारत के साथ 2 और ममालिक थे, ट्रेनिंग देने में, हमला करने में पाकिस्तान में। इंसादात दहशत गर्दी के तहत जो 2 दरख्त उन्होंने मार गिराए, उसमें क्या कोई एटमी मवाद मिला किसी को दुनिया में? क्या कोई उसमें F-16 मिले? क्या कोई बारूद मिला? इनफैक्ट कि ये शिकस्त भारत की बज़ाहिर हुई है, लेकिन इसमें 2 ममालिक और शामिल हैं जिनके पायलट भी उधर आते रहे, दिल्ली में जहाज भी आते जाते रहे। अब जब इन 3 ममालिक ने मिलकर एक साजिश का बीज बनाया, जिसका नेटवर्क बनाया और पाकिस्तान पर अटैक किया, तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 2 जहाज गिराए। पाकिस्तान की अमन की इस रास्ते को और क्या करेंगे? कल भी आपको पता है LOC पर इंडिया ने, भारत ने शदीद बमबारी की और हमने इसका जिक्र भी नहीं किया। शदीद बमबारी 1 घंटे से ज्यादा तकरीबन बमबारी जारी रही पाकिस्तान LOC पर उन्होंने की। भट्टी साहब एक और चीज़ कि अच्छा फैटफ में अच्छा पूरा जाल इन्होंने बुना था, अमेरिका ने, इंडिया ने, उनके साथ फ्रांस और बरतानिया सरकार भी थे, इजराइल तो था ही। इन्होंने बुना था कि जनाब मौलाना, पहले तो यह कि बालाकोट की कार्रवाई अमेरिका की आशीर्वाद के साथ इंडिया को अपने तौर पे ये जरूरत ना होती वो की। उसके बाद इनका ख्याल था कि पाकिस्तान को ज़रा दबा शबा के कहेंगे बस रहने दें, अब जो कुछ होना था हो गया, अब आप खामोश रहें, इंडिया की चौधराहट बरकरार हो जाएगी। वो नाकामी हुई। उसके बाद मौलाना मसूद अजहर आलमी दहशतगर्द करार देने की एक प्लानिंग थी, वो चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, वो विटो हुआ, वहाँ से शिकस्त हुई। फैटफ में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान के जो इकदाम है वो आलमी बरादरी तस्लीम कर रही है, वो ग्रे लिस्ट से भी निकलने की कोशिश कर रहा है। जो इकदाम हो चुके हैं उसमें भी उनको वो अब पोम्पियो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मैदान में आ गए हैं। उन्होंने ताज़ा इंटरव्यू में वही पुराना चूरन बेचने की कोशिश की है और किस तरीके से अपने आप को दिल्ली के साथ नत्थी किया हुआ है, ज़रा वो सुनिए। एक तो ये कि जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान भेजना बंद करे मकबूजा कश्मीर में, ज़रा वो सुनिए। Well, we've taken actions against Pakistan that no other administration has taken. I do see this. Lots of New Yorkers were killed when those towers came down. I've not forgotten the lesson from 9/11. We need Pakistan to do more. They have to stop harboring these terrorists. We saw what happened with India, the conflict that rose there as a result of terrorists that departed from Pakistan. We need the Pakistanis to step up. They need to stop harboring terrorists. ये देखें, कह रहे हैं कि ये तनाज़ा पाकिस्तान की वजह से हुआ था, इससे ज़्यादा बददियानती क्या हो सकती है। अब अगला चूरन देखें कि वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को क्वेश्चन करने की वही पुराना चूरन बार बार लेके आते हैं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से भी उन्होंने कहा कि अमेरिका को जो 5 बड़े ख़तरात हैं उनमें से एक ख़तरा ये है, ज़रा सुनिए। When you look at the top 5 threats to this nation, where do you rank global warming or climate change? Yeah, I wouldn't put it in the top 5. Why? Because I can count to 5 that get you to things that present more risk to the citizens all across America, whether it's the threat that we've talked about today from China, the nuclear proliferation risk that extends from Pakistan through all those folks who have these weapon systems, places like North Korea where they can sell these weapons. I think I'm at 5 already. भट्टी साहब, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। पोम्पियो को, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को असल मसला क्या है? पोम्पियो साहब ने पाकिस्तान को मेरा ख्याल है वो कोशिश समझा कि जैसे अमेरिका की 52 रियासतें हैं, 53 हैं, उनमें से एक रियासत शायद पाकिस्तान। उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान को, 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। वो कोई ऐसी फरमाइशें कर रहे हैं जो पाकिस्तान पूरी नहीं कर रहा और पाकिस्तान का सिस्टम इजाज़त नहीं देता। उनको कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान की अदालतों ने फ़ैसला करना है कानून और आइन के मुताबिक। पोम्पियो साहब इसके बावजूद बाद नहीं आए, फिर फ़ोन किया, उनको फिर जवाब मिला। तो ये माजरा क्या है? पोम्पियो साहब का मसला क्या है? भट्टी साहब देखिए साबर साहब, ये अभी आपने बासी पपीता की शक्ल दिखाई है। बासी पपीता समझते हैं क्या होता है? चले इसको छोड़े, उसका तो इस मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है।
दरअसल माजी में कुछ अमेरिका के प्रेशर पर पाकिस्तान ने ऐसे काम किए जो उसके लिए नामुनासिब थे, बेहतर नहीं थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए होने नहीं चाहिए। अब वो दरअसल माजी में रह रहे हैं कि फिर जब 2 दफ़ा इनका जहाज गिराया, आपके इल्म में मुझसे ज़्यादा है, कई दफ़ा कहा गया कि भारत को 1-2 शरारतें कर लेने दो, 1-2 अटैक कर लेने दो, आप जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मामला आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होता जाएगा। जिस पर आला सतही मीटिंग में कहा हम अमन का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक दफ़ा भी भारत ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की, 1-3 का जवाब दिया जाएगा। अब ये कहेंगे भारत में आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान, तो अगर हम ये कहें कि अमेरिका भारत के ज़रिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर में दहशतगर्दी करा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये शायद हिस्ट्री से मुनासबत रखते होंगे ये हकायक। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत अब खुश फहमी में रह रहा है। मेरा ख्याल है सारी मिस जजमेंट है, वो पाकिस्तान को आज से 30 साल पहले वाला देख रहा है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, पॉसिबल नहीं है कि अब पाकिस्तान को रिमोट की तरह वो चलाए और भारत जब चाहे, आज भी कल भी आपको पता है मोटरवे बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की फौज जितना 26 फरवरी को तैयारी थी उससे ज़्यादा आज तैयारी में है। भारत अपना इसराइल, अमेरिका या किसी भी दीगर मुल्क की मदद से कुछ करना चाहेगा तो भरपूर जवाब इंशाअल्लाह ताला दिया जाएगा, और ऐसा जवाब दिया जाएगा कि फिर ये ख़राब पपीता सवाल का जवाब देने के काबिल भी नहीं रहेंगे। असल इनका जो टारगेट है ना भट्टी साहब, वो ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ज़ुमरे में लाया जाए, पाकिस्तान के पास से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा या इंटरनेशनल फोरम से कोई ऐसी चिट हासिल की जाए कि पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने की बात आगे बढ़ सके, और उसके बाद सी पैक, असल तकलीफ़ है सी पैक जो कि इक़्तिसादी राहदारी है, और उसके ज़रिए सी पैक को सबोटाज किया जाए, फिर चाइना को भी सबक सिखाया जाए। ये इनका रोड मैप है जो अभी तक पूरा नहीं हो सका। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में कुछ दाखिली किरदार ऐसे हैं जिनका हम ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अमेरिका की कारस्तानियाँ के कैसे डिस्टेबल करने के लिए और पाकिस्तान को काबू करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भट्टी साहब के पास एक अच्छी खबर है, अंदर की खबर है, पहले उस पर जाते हैं। भट्टी साहब, कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से आपके वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। उस मुलाकात में आपके पास कोई मेरा ख्याल अंदर की बातें हैं, चंद चंदी खबरें हैं, वो ज़रा बताएँगे? नहीं साबर साहब, एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में उस्मान बुज़दार साहब से बेहतर वज़ीर आला आज तक नहीं आया। कल जो मुलाकात हुई उस्मान बुज़दार साहब और उस्मान बुज़दार प्लस में, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। कुछ हक़ायक़ की है, उन्होंने कहा सर मैं क्या करूं, मुझे तो सर भी खुचलने नहीं देता, एक बंदा आपको फौरी तौर पे व्हाट्सएप कर देता है, मैसेज कर देता है। बड़े गिले शिकवे हुए। कहते हैं ना, इस पे मैं थोड़े दिन में बाद में आऊँगा ना, मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत ना खोल, मेरी तहरीर में लिपटे हुए ताबूत ना खोल, लफ्ज़ ये उठे तो तुम खौफ से मारे जाओगे। दर हकीकत मुलाकात के बाद उन्होंने अपने कुछ लोगों से मुलाकातें की। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी बड़ी खौफनाक है, बड़ी ज़बरदस्त है, दिलचस्प है। दरअसल पंजाब का नंबर गेम कोई बड़े स्टेप पे आने नहीं दे रहा। अब देखना है कि उस्मान बुज़दार प्लस क्या फ़ैसला करते हैं। हम आ जाते हैं आपकी असल स्टोरी की तरफ। ये कहानी फिर सही असल स्टोरी भट्टी साहब, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान लीडरशिप चल रही है तमाम जगहों पे, और पाकिस्तान एक फ़ैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के मफाद के मुताबिक होंगे। अमेरिका को ये समझ नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं, अफसोस ही होता है कि वो ऐसा बयानियाँ देते हैं कि जिससे दिल्ली को, वाशिंगटन को और अजीत दोवल को और इन लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड टू माई डिमांड टू सैक मिनिस्टर्स एसोसिएटेड विद बैन आउटफिट्स बाय डिक्लेयरिंग मी एंटी स्टेट, इशूइंग डेथ थ्रेट्स, यानी कि मौत के धमकियां दी जा रही हैं, और नैब नोटिस इशू हो रहे हैं। भट्टी साहब, कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है,
और सारे मिलके कर रहे हैं, तमाम अपोजिशन जमातें उस पर ऑन बोर्ड हैं नेशनल इलेक्शन प्रोग्राम के तहत। अगर पीपल्स पार्टी और अगर हमने बिलावल भुट्टो साहब को कलअदम तंजीमों के बारे में कुछ बताया, कलअदम तंजीमों के बारे में मेरा तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो उसके पाकिस्तान के शहरी हैं उनको वोट का हक़ है, उनको जो आइन और कानून हक़ देता है उसके मुताबिक तो वो वोट तो कास्ट करते हैं। अगर हमने ये बता दिया कि कौन कौन सी कलअदम तंजीमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देती हैं, उज़ैर बलोच साहब की जो GIT है वो क्या क्या बता चुके हैं, उनको किसके हुक्म पे क्या क्या होता था, तो ये फिर बिलावल भुट्टो साहब खुद कहाँ जाएंगे? देखिए, कलअदम तंजीमें वो काम नहीं करती जो कुछ सियासी लोग करवाते हैं। इंसानी जिस्म से उसके सर को तन से जुदा करके फुटबॉल खिलाना क्या है? किसी गरीब को उठा के उसके दोनों हाथ काट के उससे लिखवा लेना, उसकी टेप करा लेना कि तुम फलां प्रॉपर्टी मेरे फलां बंदे के नाम है, इसको आप दहशतगर्दी नहीं कहते? किसी गरीब की सारी उम्र की कमाई लूट लेना, किसी एक शख्स को उठा के 6 महीने दुबई में रखना, फिर उससे 15 सियासतदानों के तमाम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना, ये दहशतगर्दी नहीं है? देखिए साबर साहब, आप कुछ अर्सा पहले किसी को मिले थे, फैसला हो गया था अगर कोई इंडिविजुअल किसी भी ऐसी काम करेगा जिससे पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल खतरा होगा, उसको काट दिया जाएगा। इनफैक्ट आज सिर्फ जब ये पनामा आया था तो मोहतरम बिलावल साहब की तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड का हिस्सा है, मेरे और आपके अल्फाज नहीं है। आज आप आसफ अली जरदारी साहब को NRO दे दे, उन्हें कह दें आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये सारे भाई भाई हो जाएंगे। इन दोनों की, मियाँ साहब की और जरदारी साहब की परेशानी के पीछे एक ही है, भट्टी साहब खरबों रुपया जो लूटा है ये प्रोग्राम सेव हो जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर हाजिर होंगे, लेकिन जाते रहे भट्टी साहब, ऐसी कोई ख्वाहिश किसी की भी पूरी नहीं होगी। मुआशी दहशतगर्दी हो या मिलिटेंसी हो, ये तो अब ख़त्म होके ही रहेगी। हाँ, कोई कितना बड़ा ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, जितना ज़्यादा ब्लैकमेल करेगा कानून के शिकंजे में उसी कदर ज़्यादा आएगा।